सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। सो अगेन आज अपन स्टार्ट करेंगे PYQ 2022 साइंस टेक के क्वेश्चंस, है ना। तो अब देखो, एक चीज़ और भी रिवील हो जाएगा यहाँ पे कि कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते होते हैं। जैसे 2023 के क्वेश्चन हमने कर लिए थे, 2022 के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल्स, ठीक है, वेव वगैरह, यानी वेव 3.0, अब वेव 5 भी आ गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस ना रिपीट होते रहते हैं। तो इसीलिए PYQ का एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में आपको हैंडआउट भी प्रोवाइड कराया था। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि ओपन सोर्स जो होता है ना, वो अलाउड होता है सभी के लिए, सो दैट द पीपल हैव इक्वल एसेस, ठीक है। तो सभी को बराबर इक्वल एसेस मिलेगा, किसी को उसके लिए पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उस सर्विस का इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। तो ओपन सोर्स का मतलब होता है कि कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। और एक क्लोज सोर्स होता है जिसमें आपको पैसा पे करना पड़ता है, पेमेंट पे करना पड़ता है। जैसे आपका जो विंडोज़ है, जब विंडो ख़राब जाता है तो उसके जो सोर्स की होते हैं, ठीक है, वो आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं ना, तो आपको अलग से सोर्स की लेना होता है। तो इस तरीके से वो क्या है, क्लोज सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का मतलब कि पब्लिक यूज़ कर सकती है। और जनरली इस तरीके के जो स्टेप्स होते हैं वो गवर्नमेंट लेती है फॉर द पब्लिक डिस्कोर्स, है ना। तो ध्यान रखे रहना। तो आरोग्य सेतु आपको पता है, ठीक है, कोविड-19 के समय में आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च हुआ था। तो वहाँ पे पब्लिक यूज कर सकती थी, उसमें कोई इशू नहीं, कोई पेमेंट नहीं देना पड़ता था, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो, फिर उसके बाद जो है कोविन कोविन ऐप भी था, डिजी लॉकर भी था। डिजी लॉकर और पता ही सबको डॉक्यूमेंटेशन के लिए। दीक्षा जो है एजुकेशन के प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन के लिए है। ये MIT के द्वारा ओपन सोर्स लॉन्च किया गया था, जिसको सनबर्ड के नाम से भी जाना जाता है ना। तो बेसिकली दीक्षा पोर्टल जो है एजुकेशन से रिलेटेड है, डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, बाकी के आरोग्य सेतु और कोविन जो है आपके हेल्थ से रिलेटेड हैं। तो आपको यहाँ पे 1, 2 एंड 3 फॉर ऑल ऑफ दिस आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अब देखो यहाँ पे वेब 3.0 है ना। तो वेब 3.0 में आपको क्या समझना है कि अब यहाँ पे वेब, जो आप जब कभी भी कोई वेब खोलते हो, ठीक है, तो आप क्या देखते हो, उसमें बहुत सारे आइटम का, बहुत सारे स्टफ्स होते हैं, उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, पेजेस का सीक्वेंस होता है, डायनेमिक पेज होता है, ठीक है। कुछ चलता हुआ चला आता है, या फिर जैसे आप विकीपीडिया देखते होंगे तो वहाँ पे एकदम स्टैटिक तरीके का आपको वेबसाइट देखने को मिलता है। तो बेसिकली क्या है कि वेब जो 3.0 है, आप देखो वेब 3.0 इस बार के भी करंट अफेयर्स में है। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास जो वेब 3 को लेकर के है कि पूरे वर्ल्ड में लगभग 11%, पूरे वर्ल्ड में जितने भी अगर पूरे ग्लोबल का वर्ल्ड का ले लीजिए तो 11% जो है वेब 3 का डेवलपमेंट है वो इंडिया के पास है, मतलब इंडिया ने डेवलप किया हुआ है। तो इस तरीके से जो है वेब 3 है, ये भी सिलेबस में है, ठीक है। और इस बार के न्यूज़ में भी है। तो 11%, और ये भी कहा जा रहा है कि 2.2 मिलियन के आसपास नेक्स्ट डिकेड में जॉब क्रिएट होंगी, 2.2 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी वेब 3 के जनरेशन से। तो बेसिकली क्या है, वेब 3 पहले समझो वेब 1 क्या था, 1.0। तो वेब 1.0 था हमारा, इसमें हम क्या कर पाते थे, ये सिर्फ स्टैटिक था, ठीक है। क्या था ये? स्टैटिक, लिखते जाना, ठीक है, सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड के लिए था। फिर क्या आया, वेब 2.0। तो वेब 2.0 में आपका क्या मिल जाएगा, आपका फेसबुक। तो इसमें क्या था, इंटरेक्शन तो हो रहा था, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा क्या था, ये इसमें डिसेंट्रलाइज नहीं था, सेंट्रलाइज था। सेंट्रलाइज होने के साथ साथ इसमें इंटरमीडिएटरीज का रोल बढ़ जाता था। तो ये कैसा था बताओ, सेंट्रलाइज्ड, है ना। तो ये था सेंट्रलाइज्ड, मतलब ज़्यादा ऑटोनॉमी नहीं देता था यूज़र्स को, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, इंटरमीडिएटरीज का रोल ज़्यादा होता था, ठीक है, इंटरमीडिएटरीज। तो आपने देखा होगा कि जो हमारा IT एक्ट 2002 है, उसके अंदर भी ये इंटरमीडिएट एक्ट के बारे में बात किया गया है, ठीक है। खैर, वेब 3.0 में क्या है, अब यहाँ पे आपको इंटरमीडिएटरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पीपल टू पीपल, पीयर टू पीयर क्या हो सकता है, ट्रांजेक्शन हो सकता है, इंट्रैक्शन हो सकता है, कोई भी इंटरमीडिएटरीज का रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और एक डिसेंट्रलाइज्ड भी है, ठीक है। और पीपल यहाँ पे अपने डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे भी बेस्ड है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये जो पहला है, इनेबल पीपल टू कंट्रोल दियर डेटा, यस, ठीक है। वेब वर्ल्ड स्कैन ब्लॉकचेन सोशल, ये भी ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। वेब ऑपरेटेड बाय यूज़र कलेक्टिवली रेदर देन द कॉर्पोरेशन, यस, क्योंकि इंटरमीडिएटरीज का रोल हट गया। तो यहाँ पे बेसिकली यही बात बोलना चाहता था, बस यहाँ पे कॉर्पोरेशन का नाम ले लिया, ठीक है, लाइक फेसबुक, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखे रहना, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, वेब, ठीक है, तो ये क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है, इंटरमीडिएटरीज का रोल नहीं है। आ गया समझ में, ये चीज़ ध्यान रखे रहना। अब जो वेब 4 है,
तो वेव 4.0 में बात कही जा रही है कि यहाँ पे मशीन और इंडिविजुअल के बीच में इंटरेक्शन होगा, ठीक है, जो आप मशीन लर्निंग देख रहे हैं, डीप लर्निंग, ठीक है, ये आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पढ़ाऊंगा, ठीक। तो मशीन के और ह्यूमन के बीच में इंटरेक्शन होगा, ठीक है, तो एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होगा, ठीक है, आप समझ लो ह्यूमन के बीच में कैसा, सिम्बियोटिक, ये वर्ड जरूर याद रख लेना, ये वर्ड यूज हो सकता है, सिम्बियोटिक, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, ठीक। देन वेव जो है 5.0 आएगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कंट्रोल ओवर द आइडेंटिटी, ठीक है, और ये क्या होगा, काफ़ी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है, तो इसमें आप अपना खुद का कुछ क्रिएशन भी कर पाएंगे, खुद का ऐप भी क्रिएट कर पाएंगे, तो इस तरीके की फैसिलिटीज़ हैं वेब 5 में, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो देखो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ही ये पार्ट है, बास और सास। तो बास क्या होता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, और सास जो है सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराता है। तो कह रहा है कि सास बायर कैन कस्टमाइज यूजर इंटरफेस एंड चेंज द डेटा फील्ड्स, यस, ठीक है। सास यूजर कैन एक्सेस दियर डेटा थ्रू द मोबाइल डिवाइस। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, मोबाइल डेटा के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। आप एक तरीके से देखो, जब आपके जो क्लाउड स्टोरेज होती हैं, क्लाउड स्टोरेज एक एग्जांपल हो गया सास का। तो क्लाउड स्टोरेज आप क्या करते हो, मोबाइल के थ्रू भी, जैसे गूगल ड्राइव हो गया, वहाँ पे आप यूज़ करते हो, ठीक है। मेल के लिए भी करते हो, जब आपका मेल पूरा कंप्लीट हो जाता है, यानी आपके जो स्टोरेज होती हैं फुल हो जाती हैं, ठीक है। तो आउटलुक, हॉटमेल, याहू मेल्स आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सॉस, है ना। ये क्लाउड स्टोरेज के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। बेसिकली क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपके हार्ड डिस्क में स्पेस नहीं है, ठीक है, सिस्टम में स्पेस नहीं है, तो आप क्लाउड क्या कर सकते हो, क्लाउड स्पेस पे जाके आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डी, दिल्ली इज़ अ राइट आंसर। तो ब्लॉकचेन का भी पार्ट है, कह सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखो ऑर्बिटल बम्बार्टमेंट सिमेंट, तो एक बेसिकली क्या था, चाइना ने थ्रेट दिया था, चाइना ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया था, ठीक है, जिसका नाम था फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्टमेंट सिस्टम, और इससे यूएसए को थ्रेट मिल रहा था। और ये 23 या 24 अगस्त के आसपास की बात है, ठीक है, जिससे चाइना को क्या मिला था, थ्रेट मिल रहा था, सॉरी यूएसए को थ्रेट मिल रहा था चाइना से। बेसिकली क्या है इस ऑर्बिटल बम्बार्टमेंट, ये जो हमारा मिसाइल है, इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि इसे छिपने की, यानी कि जो भी टारगेट को इसने जिस भी टारगेट को हिट करना, उस टारगेट को तब तक रिवील नहीं कर पाएगा, ठीक है, जब तक कि उस टारगेट तक पहुंच ना जाए। तो एक स्टील्थ टेक्नोलॉजी है, छिपाने की टेक्नोलॉजी इस टाइप के बॉम्ब के पास ज़्यादा है, ठीक है। अब ये फिर आगे तो आएगा नहीं यूज़ में, ठीक है, तो इसमें आपको मैं फिर भी समझा देता हूँ। ये क्या है कि ये एक तरीके का आप कह सकते हो, नॉट अ बैलिस्टिक मिसाइल्स, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, बट इट इज़ अ टाइप ऑफ क्रूज मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब होता है कि 5 मैक की स्पीड से, साउंड से 5 टाइम्स ज़्यादा स्पीड इसकी रहेगी। और बेसिकली क्या है, ये न्यूक्लियर वेपन्स को भी यूज कर सकता है, नॉन न्यूक्लियर वेपन्स को भी यूज़ कर सकता है, और इसका कोई टारगेट लिमिट नहीं है, फिक्स टारगेट लिमिट नहीं है, रेंज लिमिट नहीं है, ठीक है। और ये अर्थ पे किसी भी पॉइंट पे और किसी भी टाइम पे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, यानी कि वेदर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स इसके साथ नहीं होने वाली है, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक। और ये किसी भी साइड में क्या कर सकता है, कैपेबल है स्ट्राइक करने के लिए। तो ये चाइना का एक स्पेसक्राफ्ट, नॉट स्पेसक्राफ्ट, मिसाइल्स है, ठीक है, जो पुट इनटू स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, और फिर वहाँ से चला भी आता है। तो इस तरीके की स्टील टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट स्पेसक्राफ्ट नहीं था, ठीक है, ध्यान रख रहना। नेक्स्ट है क्यूबिट्स। तो देखो आप इससे पहले क्या पढ़ते थे कि कंप्यूटर 0 एंड 1 की भाषा समझता है, तो अब क्वांटम टेक्नोलॉजी आ गई है ना। क्वांटम टेक्नोलॉजी का मतलब होता है क्वांटम नेचर ऑफ मैटर। क्वांटम नेचर का मतलब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब कोई एटम लाइट की स्पीड से इंटरेक्ट करता है या लाइट की स्पीड से चलता है, तो अपना नेचर चेंज कर देता है। आप इतना डिटेल मत समझो, आप ऐसे समझो क्यूबिट जो होता है, क्वांटम कंप्यूटर जो होते हैं, जैसे आपका जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है वो 0 एंड 1 की भाषा समझता है, उसी तरीके से क्वांटम कंप्यूटिंग जो है, ठीक है, क्यूबिट की भाषा समझता है। और क्यूबिट में क्या है, इसमें भी 0 एंड 1 यूज होता है, बट ये यूज़ वन एट अ टाइम, ये दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं, जबकि पहले या तो 0 या तो 1 यूज करते थे, है ना। तो ये एक खास बात है, ध्यान रखे रहना। और ये क्वांटम कंप्यूटिंग है, तो क्वांटम जो होता है, कोई भी एक्टिविटी 2 प्रिंसिपल पे काम करता है। क्वांटम इंटेंगलमेंट, मैं आपको दोनों समझाता हूँ। क्वांटम इंटेंगलमेंट एंड क्वांटम सुपरपोजिशन। तो ध्यान से देखो, क्वांटम सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और क्वांटम इंटेंगलमेंट का मतलब भी क्या होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखो, क्यूबिट तो आपको समझ में आ गया कि 0 एंड 1 की ही भाषा है, ठीक है, 0 एंड 1 की भाषा है।
अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि क्वांटम जो इंटेंगलमेंट होता है, ध्यान से सुनना यहाँ पे क्या होता है कि 0 एंड 1 यहाँ पे क्वांटम फॉर्म में होते हैं, क्यूबिट के फॉर्म में होते हैं, और ये अपना आइडेंटिटी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको इन्फॉर्मेशन क्यूबिट के फॉर्म में भेज रहे हो, आप चाहते हो कि उसको डिसाइफर कर लें, डिकोड कर लें, तो जैसे ही डिकोड करोगे तो रिसीवर में पे जाने से पहले क्या हो जाएगा, अपने आप के स्टेट को चेंज कर लेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटेंगलमेंट। सुपर पोजिशन का मतलब क्या होता है कि ये किसी भी पोजीशन पे, मतलब चेंज दियर बिहेवियर, मतलब चेंज दियर पोजीशन, ठीक है, एंड कैन एग्जिस्ट एट मल्टीपल लोकेशन एट द सेम टाइम, यानी एक समय पे एक से ज़्यादा जगह तक क्या हो सकता है ये, ठीक है, एग्जिस्ट कर सकता है, एग्जिस्ट एट अ मल्टीपल लोकेशन एट अ टाइम। ये ध्यान रख लेना, क्वांटम कंप्यूटिंग। क्लियर हो गया, तो ये क्वांटम कंप्यूटिंग से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। और यहाँ पे क्या है, क्यूबिट जो होते हैं एक से ज़्यादा स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, क्लोज सर्किट टेलीविजन्स, वायरलेस, ठीक है, एंड रेडियो। तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से समझो कि यहाँ पे कि कौन सा शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजी है। ठीक है, शॉर्ट रेंज, तो बेसिकली क्या है, आपको ये ध्यान रख लेना कि शॉर्ट रेंज के लिए बेसिकली हम क्या यूज़ करते हैं, रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे रेडियो वेव्स के बारे में इनडायरेक्ट बात हो रही है ना, रेडियो वेव के बारे में डायरेक्ट बात हो रही है। तो क्लोज सर्किट टेलीविज़न भी शॉर्ट कट टेक्नोलॉजी है, ये भी है, ये आपको याद रख लेना है। वायरलेस लैन एरिया भी जो है, डब्लू लाइन जो है रेडियो एक्टिव प्रिंसिपल पे ही काम करता है। और शॉर्ट रेंज का मतलब जिसमें क्या होता है कि इंटरफेरेंस लो होता है, यानी कि कोई और वेव से इसका खतरा कम होता है। जब दो वेव आपस में मिलते हैं तो इसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, जब सेम फेज में मिलेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिफरेंट फेज में मिलेंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये आपको याद नहीं रख लेना, पर ध्यान रख लेना कि इसमें इंटरप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। एप्लीकेशन पार्ट है तो इसमें कुछ ज़्यादा आपको मैं कॉन्सेप्ट नहीं सिखा सकता, याद रखना है। 7th, अब देखो ये जो है ना बायोफिल्म, बायोफिल्म बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझो। बेसिकली क्या होता है कि ये ग्रुप ऑफ कंसोर्टियम ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कि ऐसे समझो, ये मान लो एक सरफेस है, इस सरफेस पे क्या होगा, ये सरफेस लिविंग थिंग्स भी, लिविंग बींग्स का भी हो सकता है। ठीक है, यानी लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। ध्यान से सुनना, एक एक स्टेप, लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी। तो यहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरिया आएंगे और इस सरफेस पे क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे, कलेक्शन होगा। ठीक है, कलेक्शन होंगे आपस में। ठीक है, अटैचमेंट होगा, अटैचमेंट होने के बाद ये क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, ग्रो करके ये अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, मतलब म्यूटेशन करेंगे, है ना। म्यूटेशन करने के बाद ये अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, कॉलोनी बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अटैच, क्या हो रहा है यहाँ पे, अटैच, पहला स्टेज। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉलोनी। ठीक है, कॉलोनी बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे म्यूटेशन भी होगा। तो ये अटैच हो रहे हैं लिविंग पे भी और नॉन लिविंग बींग्स पे भी, यानी कि आपके फूड स्टफ पे भी हो सकते हैं, आपके हाथ पे भी हो सकते हैं, स्किन पे भी हो सकते हैं, वायरसेस पे भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं ये। ठीक है, ध्यान रखे रहना। ठीक, अभी क्या होगा, कॉलोनी बनाएंगे, कॉलोनी बनाने के बाद अपना नंबर संख्या बढ़ाएंगे, संख्या बढ़ाने के बाद ये क्या होंगे, सरफेस से डिटैच होकर के चले जाएंगे, सरफेस से डिटैचमेंट। तो ये 3 स्टेप होता है। तो अब देखो इससे होता क्या है कि अगर कोई भी बैक्टीरिया इस तरीके से हमारी बॉडी में चिपक रहा है, कॉलोनी बना रहा है, तो ठीक है, तो वो ग्रुप में मिल करके हमारे बॉडी पे इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, अब ग्रुप में मिल के इफेक्ट डालेंगे तो इसका मतलब क्या है कि एक इतने सारे बैक्टीरिया को एक साथ डील करना थोड़ी टिपिकल काम हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का भी ये काम करते हैं। अगर आप कोई मेडिसिन खाएंगे एंटीबायोटिक तो उस पर असर भी कम करेगा ड्यू टू दिस बायोफिल्म। तो बायोफिल्म कहीं पे भी जनरेट हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखे रहना। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, बायोफिल्म कैन फॉर्म मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज, यस। बायोफिल्म कैन फॉर्म फूड पे भी, एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, यस। तो आंसर इज 1 2 3। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 3 स्टेप में होते हैं और ये काफ़ी खतरनाक माना जाता है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, चलो, इसके कारण फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है आपको। नेक्स्ट है प्रोबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक्स जैसे आपने सुना होगा बचपन से कि सारे बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं। तो उनमें से कुछ बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, दैट इज़ प्रोबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया जो होते हैं उनको गुड बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ठीक है, और बेसिकली दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। ठीक है, ध्यान रखे रहना। और ये क्या होते हैं, दे आर इंटेंटेड टू हैव अ फिजिकल गुड हेल्थ, मतलब आप एक अच्छे हेल्थ के लिए ये माने जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब योगर्ट जो होता है उसके अंदर भी प्रोबायोटिक्स होते हैं, तो ये गुड बैक्टीरिया के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखे रहना। तो यहाँ पे क्या है कि प्रोबायोटिक्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क, यस, करते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं, तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं,
ठीक है, वो बिल्कुल यही काम करते हैं। प्रोबायोटिक्स आर मेड अप बोथ बैक्टीरिया एंड yeast। फर्मेंटेशन, जो फर्मेंटेटेड बैक्टीरिया होते हैं दे आर प्रोबायोटिक्स जनरली। ऑर्गेनिज्म प्रोबायोटिक फाउंड इन आर फाउंड इन फूड्स वी इंजेस्ट बट दे नॉट नेचुरली गट्स। अरे भाई, अगर ये हमारे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है, और हमारे बॉडी में क्यों नहीं पाए जाएंगे, तो नेचुरली तो पाए जाएंगे ना। तो ये वाला गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया आपका 1 एंड 3। चलो जी, तो 1 एंड 3 सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, mRNA वैक्सीन। तो अब ये देखो, ये तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी पुराने हो गए हैं, लेकिन बट स्टिल यू हैव टू नो अबाउट इट, है ना। तो ध्यान से देखो, कह रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने जो वैक्सीन बनाया था यूजिंग mRNA, ये mRNA प्लेटफॉर्म का यूज़ नहीं किया था इन्होंने, चिंपैंजी एडिनो वायरस यूज़ किया था जिसका नाम है ChAdOx1, ChAdOx1, ठीक है। तो चिंपैंजी का एडिनो वायरस है, तो पहला गलत हो गया। तो पहला गलत, ये गलत, ये गलत, तो आंसर 2 एंड 3। स्पुतनिक वी जो है, स्पुतनिक ये रसिया का था, स्पुतनिक वी, और ये एडिनो वायरस का है, ठीक है। और कोवैक्सीन ह्यूमन एडिनो वायरस, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। सॉरी, कोवैक्सीन जो है इनएक्टिवेटेड वायरस है, ठीक है, और स्पुतनिक जो है ह्यूमन एडिनो वायरस है। नेक्स्ट, सोलार फ्लेयर। तो सोलार फ्लेयर से देखो, ये जब आया था तो काफ़ी बच्चों ने गलती किया था। तो सोलार फ्लेयर जो है जो कोरोनल मास इंजेक्शन होता है सन के सरफेस से, ठीक है। सन के अंदर फ्यूजन प्रोसेस होता है, ठीक है। सन के बारे में मैं एक लेक्चर भी बनाऊंगा जिसमें सन के सारे स्टेप्स के बारे में, प्राइमरी सेकेंडरी जो सब लेयर्स है, किस लेयर से क्या निकलता है, किसकी स्पीड कितनी ज़्यादा होती है, कब स्टॉर्म बोलेंगे, कब इजेक्शंस बोलेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ के लिए जानते हैं कि जो यहाँ पे सोलर स्टॉर्म होता है कोरोनल मास इंजेक्शन ही होता है, और इसमें सुनामी का कोई बड़ा, इसे सुनामी से कोई लेना देना नहीं है। फॉरेस्ट फायर का कोई भी एविडेंस अभी तक मिला नहीं। आपको लगता है बट स्टिल देयर इज़ नो एनी एविडेंस। तो पांचवा जिसमें होगा वो गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो आंसर इज सी, ठीक है। तो इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते थे। और दूसरा भी नहीं होगा तो दूसरा भी देख लो, जिसमें नहीं हो आंसर हो जाएगा, ठीक है। नॉन फंगिबल टोकन, तो एक होता है फंगिबल टोकन जिसको आप ट्रेड में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेडेबल होता है, एक्सचेंजेबल होता है। नॉन फंजिबल टोकन्स का मतलब जैसे आपका रियल इस्टेट हो गया, ठीक है, और आपका ड्राइंग्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके का क्या है, इनको आप क्या कर सकते हैं, डिजिटलाइज कर सकते हो। डिजिटलाइज करने के बाद आप क्या कर सकते हो, इनको इनकी ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। इनको आप स्टोर कर सकते हो। बट ध्यान रखे ना, ट्रेडिंग और एक्सचेंज का मतलब अलग अलग होता है। यानी कि आप इसको एज अ वैल्यू ऑफ एक्सचेंज, मतलब इक्वलाइज़र में यूज़ नहीं कर सकते, है ना। तो ये इक्विवेलेंसी में नहीं यूज होता है, ठीक है। तो थर्ड ये गलत हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, दे आर इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट। यस, आपका कोई भी फिजिकल एसेट है आप उसको डिजिटली बना सकते हैं, उसको आप सेल कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। यूनिक क्रिप्टोग्राफी टोकन होता है, यस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे भी काम करता है, ठीक। नेक्स्ट, ठीक है। बी सेल और टी सेल के बारे में बात हो रही है। ये भी एक चीज़ ध्यान से समझो, हमारे बॉडी में, ठीक है, हमारे बॉडी में पहले से ही क्या होता है, ध्यान से समझो। दुनिया में हर ऑर्गेनिज्म के पास अपना खुद का एक एंटीबॉडी होता है, ठीक है, सॉरी एंटीजन होता है, ठीक। एंटीजन एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। आया समझ में, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी बैक्टीरिया का अपना खुद का एक एंटीजन होता है, वो उसकी आइडेंटिटी होती है। अब क्या होता है, जब कोई बाहर का बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो हमारे बॉडी के लिए नया होता है। तो हमारे बॉडी के लिए नया होता है, तो हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स होते हैं या WBC के सेल्स होते हैं, जिनके अंदर बी सेल और टी सेल आता है, तो क्या होते हैं, इम्यून सेल्स उनको अटैक करता है। तो अटैक करने से पहले उनको पहचानना ज़रूरी है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि वो जो एंटीजेन के लिए हमारी बॉडी, ध्यान से समझो, हमारे बॉडी ने क्या किया, एंटीजन जो उस बैक्टीरिया के पास था उसको पहचाना, और एंटीजन के बाद उसने, हमारी बॉडी ने एक एंटीबॉडी क्रिएट किया। ये एंटीबॉडी क्रिएट किया उससे फाइट करने के लिए, ठीक है। ये एंटीबॉडी जो क्रिएट करेगा वो हमारा बी सेल करेगा। बी सेल क्या करेगा, उस एंटीजन को पहचानेगा कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, और आगे दोबारा फ्यूचर में भी अगर कभी वो आए हमारे बॉडी में तो उसको किल कर सकता है, ठीक है। उसकी आइडेंटिटी को स्टोर करके रखता है। लेकिन मान लो बैक्टीरिया ने अपना प्रॉपर्टी चेंज कर दिया, म्यूटेट कर गया, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि एंटीजेंस जो बाहर से बैक्टीरिया आया, हमारे बॉडी ने एंटीबॉडी क्रिएट किया, बी सेल ने किया, बी सेल ने इन्फॉर्म किया, इसके पूरा डेटा को कलेक्ट किया किसका, जो बाहर से सब्सटेंस आया है, और टी सेल ने उसको क्या कर दिया, किल कर दिया। तो बेसिकली बी सेल एंड टी सेल ह्यूमन बॉडी में जो होते हैं WBC के अंदर होते हैं, ये इम्यून सेल्स के काम करते हैं, और ये हमारे बॉडी को बाहर से जो पैथोजेंस आते हैं उनसे बचाने का काम करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है डीएनए बार कोडिंग। तो कह रहा है कि एज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, नहीं बाबा, एज ऑफ प्लांट एंड एनिमल इसे हम थोड़ी पता करते हैं डीएनए बार कोडिंग से, ठीक है। कार्बन 14, ठीक है, याद होना चाहिए। तो पहला तो गलत हो गया यार, पहला ये गलत हो गया। नीचे क्या ऑप्शन था, दूसरा एंड तीसरा। डिस्टिंग्विश अमंग द स्पीसीज लुक लाइक, हाँ बिल्कुल, ठीक है। आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल्स इन प्लांट, यस बिल्कुल, 2 and 3। तो डी इज़ द राइट आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस PYQs, ठीक है, 2022। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है हमारा एफर्ट्स तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ठीक है, और काफ़ी लोगों तक पहुँचाएं, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में 2021 का करेंगे। तो 2011 से लेकर 23 तक का कंप्लीट कर रहे हैं। इन्वायरमेंट का भी कल आपको लेक्चर मिल जाएगा, 2023 का हमने कर दिया है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे क्लास।